नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मार्क्समैन का हम लोग देख रहे हैं। तो आज देखेंगे टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज 7वां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन है यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने और अरबों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो जो मक्का है वो सऊदी अरब में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, ऑप्शन है 647, 1013, 712, 1192। तो 712 ईस्वी पर अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ऑप्शन 713, 716, 712, 719। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन है एक में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में महमूद गजनी, सी में मोहम्मद बिन कासिम, डी में मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था या कहाँ का रहने वाला था? तो तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क, अफगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अरब देश का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए में है धंग, बी में विद्याधर, जय शक्ति और डंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, विद्याधर। जो चंदेल शासक जो थे ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो फरिश्ता है, अफीक है, अलबरूनी है और इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी आया था। कौन हो जाएगा? अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ऑप्शन ए है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी और दारासिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी था जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने जो अपना चांदी का सिक्का चलवाया था तो संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चंगेज खा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई, तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से हो गई? तो इसका राइट आंसर है तराइन के द्वितीय युद्ध, क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो प्रथम युद्ध में गौरी हार गया था। क्या हुआ था? गौरी हार गया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। तो चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो पराजित करने वाला शासक था वो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। उसके बाद 1191 तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारा और मोहम्मद गौरी क्या हुआ? द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था उसमें पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी या बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी जो शासक था, वो जो सिक्का जो चलवाया था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो प्रथम जो अक्ता प्रदान किया था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था मोहम्मद गोरी का जो दास गुलाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और मामलुक वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह लाखों का दान देता था, इसी कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत के रूप में राजधानी स्थापित करने वाला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। इसने लाहौर से अपना राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो चंगेज खां जो आया था इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। 1221 ईस्वी में आया था। डेट भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो शासनकाल में इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था 1221 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था उसका नाम मालिक जानी था। क्या था? मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। चलिए अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी सत्ता से बेदखल करने में किसका हाथ था? तो रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के जो सुल्तान बलबन था उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
चलिए अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने, जिले इलाही। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ करवाया था, यानी शुरू करवाया था? तो नवरोज जो प्रथा जो था ये बलबन ने शुरू करवाया था। किसने? बलबन ने शुरू करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जब उसने रजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। बर्नी ने बताया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो ये था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अपना एक नया धर्म चलाएं, लेकिन उलेमा लोग जो था उसका विरोध किया। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां। जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि का मतलब जो होता था वैसी भूमि जो केंद्र के अधीन रहती थी, केंद्र के अधीन रहती थी, उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक विकसित हुई। और अगला प्रश्न है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति या प्रणाली को लागू किया था? तो निम्न बादशाहों में तो मोहम्मद बिन तुगलक 40 का मूल पद्धति को पहली बार लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। निम्न बादशाहों में किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। लेकिन खिलजी के बाद तुगलक वंश आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बड़े पैमानों पर लागू कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण जो प्रथा थी यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कोई भी सामान सार्वजनिक वितरण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। जो गाजी मलिक था ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था उसमें सबसे अधिक तुगलक वंश ने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था तो कौन था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान था, खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसको रक्त पापुसु
पागल, सनकी सब कहा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MBT कहा जाता है, MBT कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीर एक कोही एक नया विभाग था, अमीर एक कोही एक नया विभाग था जो किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर एक कोही जो शुरू करने वाला शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? प्रथम पृथक कृषि विभाग की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि दीवान एक कोही किससे संबंधित है? दीवान एक कोही किससे संबंधित है? तो दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का जो आदेश किसने दिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का जो आदेश दिया था वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसको नियुक्त किया था और 1333 ईस्वी में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर 1342 ईस्वी में इसको चीन भी मोहम्मद बिन तुगलक भेजे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता। चलिए अगला प्रश्न है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वह कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार, हिंदुओं के होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। चलिए अगला प्रश्न है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसके मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने यह बात कही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा FST के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक दीवान एक खैरात स्थापित किया था, वह कौन था? तो दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोक विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन हुआ? तो यह राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछवा दिया था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो सिंचाई कर लगाने वाला शासक हुआ, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर जो 10% लगता था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय करने वाला शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन हुआ? तो प्रथम भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन महमूद, नुसरत शाह। तो सबसे अंतिम दिल्ली तुगलक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह नासिर उद्दीन महमूद हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये भी याद रखना है, डेट पूछ देता है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो 1398 ईस्वी में किया था, जो पहले बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह है सैयद वंश। सैयद वंश, खिज्र खां जो इसका स्थापना की खिज्र खां। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में परास्त किया। 1518 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने 1336 ईस्वी में की थी, विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर। अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। चलिए अगला प्रश्न है कि अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री का नाम क्या था या क्या थी? तो ये है गंगा देवी। गंगा देवी अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, गंगा देवी। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला वो शासक था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वह किसके साथ लड़ा था? तो यह है कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे, अष्टदिग्गज वह कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो तेलुगु के 8 कवि थे। 8 के 8 कवि थे, जबकि अष्टप्रधान कभी कभी पूछ देता है अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान जो ये शिवाजी के शासनकाल में रहते थे। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु साहित्य का। विजयनगर शासक जो तुलु वंश के महान शासक हुए, जो इनके पूरे शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो जो अब्दुल रजाक आया था यह किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रजाक यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो आश्रय जो प्राप्त था यह कहाँ के राजाओं के द्वारा इनको आश्रय प्राप्त था? तो ये विजयनगर के राजाओं के द्वारा इनको आश्रय प्राप्त था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। 500 से प्लस हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और तालीकोटा को बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, या राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव जो राय था, जिसका शासनकाल 1542 से 1572 था, किंतु वास्तविक शक्ति जो थी वह किस मंत्री के हाथ में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम राय के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की 1612 ईस्वी में, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो जब वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह है वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो विजयनगर की जो वित्तीय व्यवस्था थी, इसका मुख्य जो था या भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। लगान से अधिशेष लगान नहीं, भू राजस्व। ये लगान वसूला जाता था, यानी भू राजस्व था, भूमि से प्राप्त राजस्व। अगला प्रश्न है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में द्वार समुद्र का नाम हलेबीड हो गया। क्या हो गया? हलेबीड हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है हम्पी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर का वह कौन ऐसा शासक था जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुका प्रथम ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, या विठल मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे वह तुर्क वर्ग के थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी जो किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के समय। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इसमें क्या होता था कि एक भूखंड अधिकारी को दे दिया जाता था, उसी पर वो अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसका वो मालिक नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह चौधरी कहलाता था या चौधरी होता था। अगला प्रश्न है कि सर्व कर लगाया जाता था
जो सर्व कर था यह सिंचाई पर लगाया जाता था। सिंचाई पर लगने वाले कर को सर्व कर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो था वह राज के कानून से था। जवाबित का संबंध राज के कानून से था। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो जो सल्तनत काल में फवाजिल का जो संबंध था वह इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि थी उसी को फवाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर दोस्तों के साथ करना नहीं भूलिएगा। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना ही हम आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।